फ्रीडम स्पीच में संविधान विरोधी बात करना स्वीकार है क्या? संविधान विरोधी बात के लिए और पैरामीटर साथ में ढूंढने पड़ेंगे। आप लोगों का जो दबाव और प्रभाव है वो एनडीए सरकार पर काम कर रहा है। इसको दबाव न कह के ये कहिए कि नंबर गेम की सच्चाई है। कंसेंसस बनानी पड़ेगी, या तो खुद कन्विंस होना पड़ेगा या दूसरे को कन्विंस करना पड़ेगा। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री फिर स्वीकार करेंगे चिराग पासवान? हम सपोर्ट कर रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, उसमें हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी हार्डकोर नहीं है? मोदी जी हार्डकोर उस मामले में नहीं है, वेरी रिजिड भी नहीं है और ज्यादा लिबरल भी नहीं है। कब तक चलेगी ये सरकार एनडीए की? पूरी कार्यकाल पूरा करेगी? जो हालात है उसके हिसाब से 5 साल पूरी चलेगी। कांग्रेस का और विपक्ष का कहना है कि आप तो संविधान को बदलने की कोशिश में थे। संविधान क्यों बदल देंगे और क्यों सोचेंगे इस बारे में? अमेंडमेंट करके ही काम चल रहा है। जब अमरउजाला.com के मेरे कार्यक्रम खरी बात में आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको रूबरू करा रहे हैं एक नए मेहमान से, एक नई शख्सियत से, एक ऐसी शख्सियत जिनको अक्सर आप टेलीविज़न चैनलों में डिबेट में देखते होंगे, जो तर्क के साथ अपनी बात रखते हैं और बात रखते ही नहीं, मजबूती के साथ उस पर जमे भी रहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि भले ही वो एक छोटी पार्टी के नेता हों, लेकिन उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पार्टी के नेताओं से कम नहीं है। वो हैं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव, प्रवक्ता श्री ए.के. वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, अमर उजाला के इस कार्यक्रम में, मेरे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका खैर मकदम है, वेलकम है। और आप आए, आपने वक्त निकाला, हालांकि आपकी व्यस्तताएं हैं, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, उसमें भी आप व्यस्त हैं अपनी पार्टी को लेकर के। बजट सेशन शुरू हुआ है और बजट सेशन में उम्मीद ये की जा रही है कि सरकार जो है बहुत कुछ करेगी। ये सरकार यानी नरेंद्र मोदी 3, जो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, इन सब के समर्थन से टिकी हुई है एनडीए सरकार, ये क्या जितनी मजबूती से पहले फैसले ले रही थी, क्या उसी मजबूती से अभी फैसले ले पा रही है? देखिए विनोद जी, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने सारी दुनिया देखी, पॉलिटिक्स को भी बड़े तरीके से देखा। मधु दंडवते जी हों, जॉर्ज फर्नांडिस हो, सब लोगों को आपने पत्रकारिता से तौला भी है। देखिए जहां तक बजट का सवाल है ना, सरकारों का काम करने का एक सही तरीका होता है। बजट भी उसी परंपरा का एक हिस्सा है, लेकिन सरकार का विजन क्या है? और जब हम सरकार की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री का क्या विजन है, ये तो जग जाहिर है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उन्होंने स्लोगन दे दिया था, सबका साथ सबका विकास। तो उनका प्रयास भी यही रहा है कि हर सेक्टर को, समाज की हर प्राणी को, हर वर्ग को किसी न किसी तरीके से फाइनेंशियल बजट में इंक्लूजन किया जाए। उनका गरीब है तो उसके लिए क्या ज्यादा सुविधाएं हो सकती हैं। शौचालय की बात भी सोची, मकान की बात भी सोची, कपड़े की भी सोची, आयुष्मान की भी सोची। तो उसी के चलते हुए जो मोदी 3 है, हाँ एक बात जरूरी है कि इसमें नायडू हो, नीतीश हो या हमारी पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान, समर्थन है और अनकंडीशनल समर्थन है। और ऐसा नहीं लगता और न मोदी जी को ये महसूस होता है कि पिछली 2 सरकारों से ये सरकार कमजोर है। तो ये उनके विश्वास की जीत है और उसी के चलते हुए सरकार पूरी धड़कन से काम कर रही है। और चाहे अब ये वक्फ बोर्ड का बिल भी आएगा, उसमें भी देखा कि उन्होंने कोशिश की, जेपीसी की डिमांड हम लोगों ने की, उन्होंने जेपीसी को भेज दिया। जेपीसी में हम लोगों ने जो प्रस्ताव दिए अमेंडमेंट के लिए, वो अमेंडमेंट मान लिए गए, अब वो पार्लियामेंट में लिया हुआ। तो हमारा लब्बो-लबाब कहने का ये है, ये सरकार का लक्ष्य बड़ा क्लियर है, विजन बड़ा क्लियर है। और जब विजन क्लियर है और एग्जीक्यूशन में वो टाइमिंग्स भी बड़ी अच्छी कि जिस चीज का उद्घाटन करेंगे उनका प्रयास ये होता है कि इसका भीता भी हम ही काट ले। तो ये चीजें थोड़ी अन्य सरकारों से थोड़ा भिन्न भी है। और टारगेट जब 2047 फिक्स है, और टारगेट जब विश्व गुरु फिक्स है, और टारगेट जब तीसरी अर्थव्यवस्था फिक्स है, तो उसके हिसाब से काम करेंगे और ये बजट ठीक आएगा। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, 2014 से लेकर 2024 के उनके 10वें का मतलब साल तक उनके कार्यकाल की सरकार आमतौर पर जो ठान लेती थी वो 1-2 अपवादों को छोड़ करके अपने फैसलों से कहीं पीछे नहीं हटती थी। एक वो लैंड एक्विजिशन बिल पे उन्होंने फैसला वापस लिया था, एक किसान कानून पर जितना बड़ा आंदोलन हुआ,
लेकिन इस बार सरकार जो है वक्फ बोर्ड भी उन्होंने जेपीसी में भेज दिया, उन्होंने एक देश एक कानून भी जेपीसी में भेज दिया, कई सारे बिल जो है उन्होंने कंसल्टेशन के लिए भेजे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आप लोगों का जो दबाव और प्रभाव है वो एनडीए सरकार पर काम कर रहा है। इसको दबाव न कह के ये कहिए कि नंबर गेम की सच्चाई है। कंसेंसस बनानी पड़ेगी, या तो खुद कन्विंस होना पड़ेगा या दूसरे को कन्विंस करना पड़ेगा। अगर जनता ने एब्सोल्यूट मैंडेट नहीं दिया है तो ये उसकी डिमांड है कि आप कुछ बातें अगर सही है तो उनकी मानिए, कुछ बातें सही नहीं है तो उनकी मानिए। लेकिन एक अपवाद है, 303 थे इनका इससे पिछली वाली में शायद जी, और उस वक्त मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट को डाइल्यूट किया था। हाँ बिल्कुल। रामविलास जी गए, सबसे पहले मोदी जी से बात की, उसके खिलाफ पूरे देश में भारत बंद भी हुआ था। भारत बंद हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बावजूद भी मोदी जी ने समझा कि ये बात ठीक कह रहे हैं और उसको पार्लियामेंट में लाके अमेंड किया। लेकिन उसमें भारत बंद का भी तो असर था, जिस तरह विरोध हुआ था। कह सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने पहल की, पिटीशन भी हमने डाली, सबका हम लोग। हाँ, नहीं, रामविलास जी गए थे। हम क्या कह रहे हैं कि मोदी जी का ये मानना जो उस वक्त था 303 और आप जो 240 के करीब है शायद, तो उससे उनको फर्क नहीं पड़ रहा। अगर चीज सही है तो सही है, गलत है तो सही है, और अभी भी जो उठाना है वो करते ही है, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सब उनको जनता ने मैंडेट दिया है। मैंडेट किसको दिया है? राहुल गांधी को तो नहीं दिया, हमको चिराग पासवान को तो नहीं दिया, मोदी को दिया है। तो मोदी का ही विजन चलेगा, ये बात आप तय मान के चलिए। हाँ, उसमें अब जैसे मान लो SC/ST पे कोई बात आती है, हम फौरन स्टैंड लेते हैं। वक्फ बोर्ड पे भी हमने स्टैंड लिया। तो यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। तो जनता ने ही तो मजबूर किया है इस खूबसूरती के लिए। हम तो कह रहे हैं जनता सुप्रीम है, हम क्यों मना कर रहे हैं? वरना तो धक्का मार मामला चल रहा था। नहीं, धक्का मार कैसे कहेंगे? बताओ कौन सा ऐसा काम किया? अरे भाई, पूरे किसान कानून जब आए तो पूरा पार्लियामेंट से 150 सांसद निलंबित हो रहे थे। विड्रॉ कितने बात किए, आसानी से विड्रॉ किए। 10 महीने पूरे दिल्ली को घेरे रहे किसान, और तब जाके विड्रॉ किए। बुरा न मानना, इस ऑफिस में एक कैबिन इधर से उधर करोगे ना तो 3-4 लोग तो निकल ही आएंगे जो कहेंगे कि मत करो इसको, लेकिन आपने अगर ढाल लिया तो करोगे। तो इसीलिए वो किसानों की भलाई के लिए बिल लाए गए थे, लेकिन उनको समझाने में हम कन्विंस नहीं कर पाए, नहीं करवाए तो वापस ले लिए। देखिए, आप रामविलास जी के बहुत करीब थे, रामविलास पासवान जी के। मेरी भी उनसे अच्छी मित्रता थी। और रामविलास जी मतलब मुझे लगता है 89 से वीपी सिंह की सरकार में सबसे पहले मंत्री बने थे वो। MP तो 77 में हो गए थे वो, लेकिन मंत्री सबसे पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार बने। उसके बाद वो देवगौड़ा जी की सरकार में, गुजराल साहब की सरकार में, फिर अटल जी की सरकार में, फिर मनमोहन सिंह की सरकार में, अभी मोदी जी की सरकार में लगातार केंद्रीय मंत्री रहे और आप लगातार उनके साथ रहे। आपके हिसाब से सबसे अच्छी सरकार कौन सी थी रामविलास जी के एंगल से? तो दुविधा वाला सवाल है। तो हमारा तो काम सवाल पूछना है, मेरा तो काम ही सवाल पूछना है। कंपेयर करना कि किसकी सरकार ज्यादा बेहतर थी, ये इसका जवाब सिर्फ कामों से दिया जा सकता है। और जो मैंने सबसे बड़ा एग्जांपल आपको दिया SC/ST वाला, ये मोदी जी की सरकार में ही हुआ है। उससे पहले भी मौके आए, माफ करना, मगर उस तरह की बात नहीं बनी। और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं, सच्चाई कहने में मैं कभी नहीं डरता। यूपीए में थे रामविलास जी, यूपी से अलग क्यों हुए? UPA 1 में थे। हाँ, UPA 1 में थे, अलग क्यों हुए? राहुल गांधी से 2 महीने तक लगातार अपॉइंटमेंट मांगते रहे, अपॉइंटमेंट नहीं मिला था। जब ऐसी, अगर आप इतनी बड़ी अपनी जिसके साथ अलायंस है, आपका जो पार्टी आपके अलायंस में शामिल है, उसके सबसे बड़े नेता को अगर आप मिलेंगे नहीं तो आदमी क्या करेगा? पुरानी बातें छोड़िए, उन बातों को छोड़िए आप, लेकिन कंपेयर करने में मैं पुरानी बातों की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वरना तो मैं सवाल ये भी पूछ सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने पासवान जी गुजरात गए थे आरिफ मोहम्मद खान के साथ हैं, और बाद में उन्हीं की सरकार में शामिल हुए। तो आप राजनीतिक परिस्थितियां हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा। पासवान जी होते जरूर मैं उनसे पूछता, लेकिन आपसे नहीं पूछूंगा, आप तो उनके सहयोगी रहे हैं। नहीं पूछोगे तो भी हम बता ही देते हैं। उसमें देखिए, जब हम लोग गुजरात गए थे, हम भी गए थे साथ। जी, मुझे मालूम है आप गए थे शायद। हाँ, आप भी थे। तो हम क्या, उस वक्त जो तस्वीरें थी, उस वक्त जो इंफॉर्मेशन थी, तो उस वक्त तो यही मामला था कि ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं राज धर्म निभाने में कहीं गड़बड़ी है। लेकिन जब सच्चाई सामने आई, उन्होंने इस्तीफा भी दिया था, बाकायदा दिया, इसी ग्राउंड पे दिया। हाँ। लेकिन जब सच्चाई आई तो उन्होंने इस बात को भी माना कि नहीं, मोदी जी के खिलाफ कुछ नहीं निकला। तो देखिए, जुडिशियल सिस्टम है डेमोक्रेसी में, तो हम अल्टीमेटली तो जुडिशियल फाइंडिंग को ही मानेंगे ना। तो वो बातें जो जिस वक्त परिस्थितियों के हिसाब से किया जाता है। अच्छा, अब मौजूदा दौर में आते हैं। 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो
मोदी जी के हनुमान बनकर चिराग पासवान जी ने अलग अपनी खिचड़ी पकाई, अलग चुनाव लड़े, और नीतीश कुमार के खिलाफ जितना बोला जा सकता था, जितना आरजेडी ने भी शायद नहीं बोला हो, जितना चिराग पासवान जी ने बोला था, वो सब पब्लिक डोमेन में है। और उसका नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार जी की पार्टी 42 सीटों पर आ गई, भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई। खैर, मुख्यमंत्री नीतीश जी बने। अब फिर बिहार का चुनाव आने वाला है। आज की तारीख में एनडीए में नीतीश जी भी हैं, चिराग जी भी हैं। तो क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री फिर स्वीकार करेंगे चिराग पासवान अगले चुनाव में? अग्निहोत्री जी, ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है, क्योंकि मैं सब चीजें सच रखने में चाहता हूँ आपके सामने और जनता के सामने। हमारी पार्टी की, चिराग जी की बिल्कुल ये नियत नहीं थी कि हम अकेले लड़े। हम माहौल ऐसा बना, हालात ऐसे बने कि वो हमको सीटें ही नहीं दे रहे थे। मतलब जो गठबंधन का धर्म है, अगर बड़ी पार्टी नहीं निभाएगी तो छोटी पार्टी के पास क्या ऑप्शन है? या तो चुपचाप कोने में बैठ के सुनते रहिए या अपना स्टैंड लीजिए। तो हमने स्टैंड लेने का कार्यक्रम किया और उसी स्टैंड के तहत हमने 237 सीटों पर चुनाव लड़ा है। हमारा ये मकसद नहीं था कि हमको नीतीश को हरा देंगे या नीतीश को कम कर देंगे या काट जाए। ये तो सब इंटरप्रिटेशन की बात नहीं। लेकिन चिराग जी के भाषण में तेजस्वी पे निशाना नहीं था, ज्यादा निशाना नीतीश जी पे था। सत्ता में वही थे। हाँ, तो सत्ता में होगा उसके खिलाफ ही ज्यादा बोला जाएगा। भाई, सत्ता ने काम नहीं किया, सत्ता कामयाब नहीं है, तो उसकी बात है। तो आप चाचा भतीजे में सब ठीक है। देखिए, अब वो भी एनडीए का हिस्सा है, हम भी एनडीए में है। देखिए, और एनडीए के रहते हुए गठबंधन का धर्म हमको निभाना है, वो हम निभा रहे हैं। हम लोग बाकायदा पांच पार्टियां हैं बिहार में गठबंधन जिनका है, वो पांचों के पांचों अध्यक्ष बाकायदा साझा रैलियां कर रहे हैं, साझे वर्कर। नहीं, तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगे अगले चुनाव में? मुख्यमंत्री का जो सवाल है, ये सवाल बड़ा पेचीदा है। ये भी देखिए, संवैधानिक परंपरा ये है कि मुख्यमंत्री को कौन चुनेगा? एमएलए जो जीत के आएंगे। हाँ, लेकिन अब तो नाम घोषित करने की परंपरा शुरू हो गई है ना, सब जगह हो गई है। लेकिन अब गठबंधन में होगी नहीं होगी, अभी कोई ऐसा प्रस्ताव हमारे सामने आया नहीं। गठबंधन में जब प्रस्ताव आएगा तो उस वक्त उस बात में विचार। अभी आपकी तरफ से ओपन है मामला? हम सपोर्ट कर रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, उसमें हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, चिराग बाबू ने भी बड़ा क्लियरली कह रखा है कि भाई जैसी परिस्थिति बनेगी, जब एनडीए में प्रस्ताव आएगा, जब विधायक चुनेगी, उसके बाद फैसला लिया। तो चिराग पासवान खुद ही तो दावेदार हो सकते हैं मुख्यमंत्री? क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? अगर हमारी सीटें ज्यादा आएंगी तो बिल्कुल दावा करेंगे आप, और ये हमारा राइट है, हर पार्टी का राइट है, उसमें कोई क्लैश नहीं है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये नंबर गेम डिसाइड करता है। और बड़ी पार्टी अगर छोटी को सपोर्ट कर देगी तो छोटी का बन जाएगा। पहली लड़ाई तो सीटों के बंटवारे पे होगी ना? यस, बिल्कुल होगी। हर पार्टी चाहेगी कि मेरे को ज्यादा मिले, और हर बड़ी पार्टी चाहेगी कि छोटी पार्टी को कम मिले, तो वो तो हमको लड़ना ही पड़ेगा। देखिए, बीजेपी के बाद जेडीयू एनडीए में, और जेडीयू के बाद जो सबसे ज्यादा सांसद हैं वो एलजेपी के हैं, चिराग पासवान जी के हैं बिहार में। और सीटों का जो बंटवारा होगा इसी स्ट्रेंथ के आधार पर होगा। तो कमोबेश आपके हिस्से में कितनी सीटें आ सकती हैं, या कितनों पे दावा करेंगे? देखो, हमारा दावा बहुत है, क्योंकि हमारा काम चल रहा है सब जगह बड़ी जोर शोर से, और हमारा लक्ष्य ये है कि एनडीए की सारी 240 के पार ही जाए सीटें। हम लोग 200, 225 इसका टारगेट लेके चलेंगे। तो 243 तो सीटें ही है, तो 240 के पार जीत जाओगे। टारगेट तो रखो ना आप, तभी तो करोगे ना। अगर वर्कर को आप कह दोगे नहीं जी 120 ले आओ, तो क्या बात बनी? टारगेट वही रखेंगे हाई, उसके लिए काम करेंगे। जनता कितनी देती है उसका प्रेरोगेटिव है। अब जहां तक हमारी पार्टी को सीटें मिलने का सवाल, 5 एमपी हैं हमारे। एक तो ये हमारा है, दूसरा हर बार हम 100% रिजल्ट लाते हैं, ये भी तय है। तो 5 को अगर 6 असेंबली से डिवाइड कर लें, 5 का 30 तो एज ए मैटर ऑफ राइट होना चाहिए। अब उसके बाद क्या होता है कि विनिंग कैंडिडेट किसके पास? जब विनिंग कैंडिडेट की बात आएगी तो हमारा जो मानना है, हमको तो 60 सीटें कम से कम मिलनी चाहिए। 60 सीटें कम से कम, क्योंकि विनिंग कैंडिडेट हम आपके सामने रखेंगे और गठबंधन के सामने रखेंगे, तो हो सकता है गठबंधन उसको बात को माने। तो ये अभी चलेगा, टेबल यहाँ डिस्कस नहीं, ये टेबल पे करेंगे। पशुपति पारस जी के साथ जो झगड़ा था वो खत्म हो गया? चाचा भतीजे में सुलह हो गई, या वो अभी भी बाहर ही है? नहीं, उसमें क्या है, वो सुलह वाला मामला बचा नहीं है। पशुपति पारस को चिराग पासवान पिता तुल्य ही मानते थे, पिता ही मानते थे, और उनके चूंकि पिताजी चले गए थे रामविलास जी, तो उसके बाद वो उन्हीं में ही पिता की छवि देखते थे। लेकिन माफ करना, पारस जी ने ऐसे वक्त में धोखा दिया, पीठ में छुरा घोंपा, कि वो दिल में जख्म बहुत ज्यादा है और वो भरा नहीं जा सकता। लेकिन जिन्होंने छुरा घुपवाया उनके तो साथ आप गलबैया डाले हुए हैं।
ये कैसे कह दोगे किसने घुमाया? हमारे परिवार में चाचा भतीजे की अगर मान लो आपस में मनभेद हो गया, तीसरे का क्या रोल है उसमें? वो मैं नहीं मानता उसका। तीसरे ने उनको पारस बाबू को भी 2 आंखें थी, चिराग बाबू का तो कोई कसूर है नहीं। पारस बाबू को अगर दिखा नहीं कि कोई मेरे से गलत करवा रहा है, क्यों गलत कर दोगे? नहीं तो सारे टाइम मंत्री तो बनाए रखा ना उनको। वो उनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट था, तो वही तो गलत है। पुत्र जिसका पिता गया है, आप उसके साथ ऐसा करेंगे? वो वक्त टाइमिंग भी बहुत गलत थी, वैसे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो किया ऊपर वाले के यहाँ जब हिसाब किताब होगा तब होगा। वो तो काफी हिसाब किताब तो लोकसभा चुनाव में हो ही गया। अच्छा ये बताइए, दिल्ली का चुनाव चल रहा है और आप तो चूंकि दिल्ली को भी जानते हैं, दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ रही है, एक सीट मिली है, एनडीए की तरफ से एक सीट मिली है और एक शायद जनता दल यू को मिली है। तो आपको क्या लगता है दिल्ली में मतलब क्या स्थिति रहेगी? दिल्ली में देखो, उसमें मेरा जो मानना है वो सबसे बड़ा ये है कि अरविंद केजरीवाल जो है, जो जिस प्लेन्थ पे पार्टी बना के आए थे, जो उनकी डिक्लेरेशन थी, जो उनकी अनाउंसमेंट थी, वो सारी धता बता दी उन्होंने खुद ही। लोकायुक्त बनाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब चीजों में तो खुद ही लिप्त हो गए। अब आप कहोगे जी वो तो आरोप है। अरे भाई आरोप क्यों लगी? आप पे ना लग जाए, हम पे ना लग जाए। जब आप कुछ करोगे ही नहीं तो कैसे आरोप लग जाएंगे? तो मेरा मानना है कि उनका जो फाउंडेशन था वो पूरी तरीके से हिल गया, नंबर 1। तो इसीलिए उन्होंने शिफ्ट किया कि फ्री बी ज्यादा से ज्यादा कर दो। फ्री बी का अपना एक रोल होगा और फ्री बी की डिबेट आज भी ओपन है, पार्टियों के बीच में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी ओपन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री बी, बिकॉज हम वेलफेयर स्टेट भी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है कि आप जो एक वर्ग है, वंचित वर्ग, उसको इकोनॉमिकली भी सपोर्ट करेंगे, सोशली भी करेंगे, फाइनेंशियली भी करेंगे। तो केजरीवाल ने इन चीजों का मिसयूज किया। अभी कल की घटना देखो ना, हरियाणा ने जहर मिला दिया। क्या आप इस तरीके से बात करके गुमराह कर सकते हैं जनता को? कितना गंभीर आरोप है। आप उनके जवाब देते नहीं मिल रहा है, आप कह रहे जी ठीक हो गई। तो मैंने तो कहा ही टीवी में कि ये मैंने डाटा चेक किए नहीं, ये फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी अमीनिया घट हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, लेकिन वो उसमें से भी जनता को गुमराह करने की बात है। मेरा सीधा मानना है कि बीजेपी पॉजिटिव साइड चल रही है। बीजेपी की जिन राज्यों में सरकार है वहां के लोग देख रहे हैं, सेंटर में भी सरकार देखी है, 7 सीटें जीत जाती है लोकसभा की। अब आपका कोई पैटर्न चेंज है लोकसभा का और विधानसभा का, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बार केजरीवाल का वापस आना पूरी शंका का विषय है और बीजेपी के मेंबर्स ज्यादा आएंगे, बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में रहेगी। लोग बदलाव चाह रहे हैं, ये आप मान के चलिए। कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? कांग्रेस तो सरकार तो बना नहीं सकती, लेकिन हाँ सीटें उनकी शायद बढ़ सकती है। अब जैसे एक रिपोर्ट है ये जंगपुरा की, जहां मनीष लड़ रहे हैं, तो मैं आज गया था अपने डेंटिस्ट के पास, तो उससे ऐसे मैंने पूछ लिया, तो कह रहे मरवा साहब तो जो है मोटरसाइकिल पे लगातार घूमते हैं और ये मान के चलिए रात को 2-2 बजे तक घूमते हैं। तो मैंने कहा वो कांग्रेस के फराज चौधरी हैं, उनकी क्या पोजीशन है? क्योंकि वो तो दिखते नहीं। तो जब अगर जनता के दिमाग में ये कि वो दिखता नहीं और वो अटैच है और वो, तो इसके हिसाब से अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस कहाँ खड़ी। खैर, चिराग पासवान जी दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं। आज ही गए हैं। आज 4 बजे उनकी 2 सभाएं हैं, 4 बजे 6 बजे, देवली में और संगम बिहार में। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो आप मंत्री पद मांगेंगे? मांगने की जरूरत क्या है, मिल जाएगा। फिर 100% अगर रिजल्ट आता है हमारा, तो चिराग जी को कैबिनेट में मिली हो तो आप ही वो दे ही देंगे हमको, मांगने की जरूरत नहीं। वो 100% वाले को तो मिलनी चाहिए ना। तो 100 जब एक सीट लड़ रहे हैं तो एक सीट वही जो भी है, वो 100% या तो सफलता होगी या असफलता। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सफलता होगी तो वो बगैर मांगे हमको देंगे। और वो लालच नहीं है बिल्कुल भी किसी तरीके का। गठबंधन में बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी दोनों पार्टियों को अगर निभाएंगे धर्म, तब चलता है। देखिए रामविलास पासवान जी इस देश के बड़े नेता थे, सामाजिक न्याय के योद्धा भी थे, मंडल आयोग लागू कराने में उनकी बड़ी भूमिका थी और खासकर दलित और वंचित समाज जो था और क्या कहते हैं जो अल्पसंख्यक, उनका उन्हें बड़ा भरोसा हासिल था। अभी चिराग पासवान वो स्थान नहीं ले पाए हैं जो रामविलास पासवान जी का था राष्ट्रीय स्तर पर। अभी अपने को बिहार तक सीमित किए हुए हैं। पॉलिटिकल करियर 50-60 साल का, चिराग पासवान का भी 10 साल का हुआ है। अभी तो उन्होंने पार्टी जो बनाई, हम लोगों ने 2000 में बनाई, 25 साल की पार्टी हुई है और चिराग पासवान 3rd टर्म के एमपी बन गए। लेकिन बिहार के साथ साथ जो पार्टी रामविलास पासवान ने पूरे हिंदुस्तान में बनाई थी, वो आज भी उसी तरीके से खड़ी है और चिराग पासवान उसको बढ़ा रहे हैं बाकायदा। तो ये कहने में कोई पासवान जी बिहार के बाहर भी
पार्टी के चुनाव लड़वाते थे। तो वही कर रहे हैं हम भी। तो चिराग पासवान जी तो बिहार के अलावा अब दिल्ली में पहली बार एक सीट उन्होंने ली है एनडीए से। हमारे अभी झारखंड में भी आ गया जीत के। अच्छा, उसके अलावा मेघालय भी जीता हुआ हमारा, है ना। जेएंडके में हम लड़े थे इस बार। राजस्थान में पहले हमारे 2 एमएलए थे। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि गठबंधन राज्यों में ना हो तो भी हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे को सीटें दो, क्योंकि हमको अपनी पार्टी को भी तो बढ़ाना है, जनता को रिप्रेजेंटेशन भी देना है। लेकिन दलित वोट जो है लोकसभा चुनाव में जिस तरह कांग्रेस की तरफ गया है, वो क्या चिराग पासवान जैसे नेताओं के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? वो तो काम पे डिपेंड करता है। देखो, काम अगर आप करोगे, और दलितों के लिए हम बैठ के काम करवा रहे हैं और ये सरकार करती है। देखिए, अगर काम करोगे, रिजल्ट दोगे तो वोट कहीं नहीं जाएगा, लेकिन अगर खाली बातें करोगे तो वोट खिसकेगा, या खाली स्लोगन शाउटिंग करोगे तो भी वोट खिसकेगा। वोट को काम चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली बेनिफिशियरी भुक्तभोगी कौन है? वो ये अंतिम आदमी। अंतिम आदमी को खाली बातों से नहीं चलेगा। ये जो नारा हम लोग देते ना कि जितनी हमारी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा ही तो चला आ रहा है। दे कौन रहा है? नारा तो पासवान जी भी देते थे। हम तो कोशिश भी की। हाँ, हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं। यही हम कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो ये जो नारे में खोखलेबाजी दे रहे हैं वो इम्प्लीमेंटेशन भी हो। अच्छा, ये बताइए, इतने लंबे समय तक सेकुलर पॉलिटिक्स करने के बाद बीजेपी के साथ कैसा लग रहा है आपको? नहीं, हम क्या फर्क पड़ रहा है? क्यों? क्या फर्क? मुझे वो भाषण याद है पासवान जी के 89 में, जो वीपी सिंह की सरकार गिराई थी बीजेपी ने, हैं, उसके बाद देवगौड़ा की सरकार गिरी, वो सारे पार्लियामेंट में भाषण क्या क्या नहीं कहा था उन्होंने, और आज आप आराम से उस पार्टी के साथ तारीफ में सीधे कस रहे हैं। विनोद जी, एक बात बताओ, ये वाली जनसंघ तो है नहीं ना आज। उस वक्त की जो आइडियोलॉजी इनकी थी, या उस वक्त की जो फंडामेंटलिस्ट लोग थे, अब तो वो है नहीं। अब तो वो विकास की बात कर रहे हैं। यानी आपके हिसाब से अडवाणी जी, अटल जी फंडामेंटलिस्ट थे? किसी हद तक कहेंगे, बिल्कुल। हाँ, हार्ड कोर जिसे कहते हैं, हर जगह होती है हार्ड कोर होती है। मोदी जी हार्ड कोर नहीं है? मोदी जी हार्ड कोर उस मामले में नहीं है, वेरी रिजिड भी नहीं है और ज्यादा लिबरल भी नहीं है, लेकिन बीच का समारास्ते निकाला है। इसीलिए स्लोगन से क्लियर हो गए सबका साथ। ये कटेंगे बटेंगे का नारा जो योगी जी ने दिया, ये कौन सा है? ये क्या होते हैं? ये राजनीति चुनाव के कैसे जीतना है उसका एक कड़ी होती है कि कैसे स्लोगन देना है, कैसे नैरेटिव बनाना है। लेकिन जब आप सरकार में आएंगे तो पॉलिसीज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनाएंगे। वो सेक्रेटरी बैठा है ना आपका, वो आपको बताता है कि ये तो आप कर ही नहीं सकते, ये सड़क तो यहाँ जा ही नहीं सकती, ये तो ट्रेन बन ही नहीं सकती। लेकिन कांग्रेस का और विपक्ष का कहना है कि आप तो संविधान को बदलने की कोशिश में थे, और राहुल गांधी अभी भी संविधान बचाओ मीटिंगें कर रहे हैं। क्यों बदलेंगे संविधान? राहुल गांधी को क्या मिल गया संविधान बचाने के नैरेटिव से? भाई 99 पे आ गए, 53 से 100 पे, आप 240 पे हो गई बीजेपी। 240 प्री पोल अलायंस में हम लोग सरकार में है कि नहीं है तीसरी बार, ये तो सच्चाई है। हाँ, नंबर कम हुए, ये भी सच्चाई है। लेकिन संविधान बचाओ, संविधान क्यों बदल देंगे और क्यों सोचेंगे इस बारे में? अमेंडमेंट करके ही काम चल रहा है, जब तो क्यों बदलेंगे संविधान? अच्छा, ये चलिए मान लिया कि आप लोग संविधान नहीं बदलेंगे, और कोई कारण भी नहीं, मैं भी मानता हूँ ये नैरेटिव। लेकिन इस देश में एक बड़ी मांग हो रही है हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की। अभी कुंभ में भी एक प्रस्ताव पास हुआ है धर्म संसद में कि हिंदू राष्ट्र का, संविधान तक हिंदू राष्ट्र को बनाना शुरू कर दिया, और एक कथावाचक हैं वो तो हिंदू राष्ट्र के समर्थन में यात्रा निकाल रहे हैं, और सरकार खामोश है। देखिए, सरकार इस पे बिल्कुल, मान लीजिए कल को कोई मुस्लिम राष्ट्र की डिमांड करने लगे तो आप स्वीकार करेंगे उसको, या कोई सिख राष्ट्र की डिमांड करने लगे स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे ना, और करना भी नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच है फंडामेंटल। नहीं तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाते कोई सिखिस्तान भी बना देते आपको यहाँ? नहीं स्वीकार का, उसमें तो केस रजिस्टर होता है, स्वीकार उस पर तो केस रजिस्टर हो जाएगा अगर कोई। इस सरकार ने भी किसी डिमांड को, किसी तरीके के न बात को उकसावा दिया है, न स्वीकार किया। कार्रवाई भी तो नहीं की है कोई। कार्रवाई की वक्तानी पे की जाएगी। अगर कोई इस तरह की बातें एक्सट्रीम तक जाएगा तो क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, वो तिलकधारी है, पूजा भक्ति में लगा हुआ, उसका मन कर रहा है कि हिंदू राष्ट्र हो जाए, तो उसको तो मजीरा ही देखने चाहिए ना। तो वो उसका सोच रहे हैं। तो कोई मौलाना गजवा हिंद की बात कर सकता है तो उसको उठा बंद कर देंगे, करना भी चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र को आप स्वीकार कर रहे हैं। वो एक जमात की, एक इंडिविजुअल की सोच हो सकती है, लेकिन क्या वो सोच सरकार अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही है या उसको बढ़ावा दे रही है, ये आपको देखना होगा। अगर आप कहो कि केस लगा दो हर एक पे,
तो वो अगर ऐसी हरकतें भी साथ में कर रहा है, नहीं, ये मांग संविधान विरोधी है कि नहीं है? बिल्कुल है संविधान विरोधी, हिंदू राष्ट्र की मांग संविधान विरोधी। लेकिन अगेन वही बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच के स्क्वायरिंग में भी आती है। नहीं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में संविधान विरोधी बात करना स्वीकार है क्या? संविधान विरोधी बात के लिए और पैरामीटर साथ में जुड़ने पड़ेंगे, खाली ये कहने से। ये वकीलों वाली बात कर रहे हैं आप, ये नेताओं वाली बात नहीं है। ये सेकुलर है के वाजपेयी नहीं बात कर रहा है, ये एडवोकेट है के वाजपेयी बात कर रहे हैं। देखिए, हम लोग जब तक बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ संविधान से सरकार चलेगी, ये पासवान जी भी कहते थे, और वही रास्ता चिराग पासवान ने। मतलब जब तक आप लोग हैं सरकार के साथ, तब तक ना हिंदू राष्ट्र की बात होगी, ना मुस्लिम राष्ट्र की बात होगी, ना सिख राष्ट्र की बात होगी, सिर्फ संविधान की बात होगी। कहने की जरूरत क्या है? आप पहले एनडीए की जब गवर्नमेंट बनी थी, मंदिर बाहर था, 370 बाहर था, ट्रिपल तलाक बाहर था। हम वही लोग हैं ना। इस बार तो तीनों आ गए। हम वही लोग हैं। अब तो मंदिर भी आ गया, ट्रिपल तलाक भी आ गया। मंदिर कोर्ट से बना, प्लीज, मंदिर कोर्ट से बना, 370 सहमति से बना, सहमति से हटाया गया ना। तो अगर कंसेंसस बन जाए तभी बन सकती थी। तो बन जाएगी, तो क्या कर लूंगा? आप 370 के समर्थन में पहले तो नहीं थे। नहीं, तो हम आज भी नहीं थे, लेकिन जब अगर लागू हो गया और वहां कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, उससे फायदा दिख रहा है, तो अपना व्यू बदलना पड़ेगा हमको भी। मतलब इससे तो फायदा हो रहा है। इसका मतलब पहले जो रामविलास जी, शरद जी जो गलत थे, जो 370 का विरोध कर रहे थे। नहीं, मैं क्रॉस में फंसने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल फंसने वाला नहीं। देखिए, परिस्थितियों के हिसाब से फैसले होते हैं। आपको याद है शरद यादव ने क्या कहा था? ये परकटी महिलाएं, ये उस पीढ़ी की सोच थी, अब इस पीढ़ी की ये सोच नहीं है। तो इक्वल पार्टनर है आप, तो वो परिस्थितियों के हिसाब से फैसले होते हैं। मतलब उस समय 370 का विरोध सही था, अब समर्थन सही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? समर्थन तो सबने किया और कोर्ट ने भी उसमें मोहर लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी कि 370 सही टिकट है, क्योंकि इट वाज ए टेम्परेरी प्रोविजन। लेकिन आप अल्टीमेटली आप उसमें फल गिनिए उसके। हाँ, तो आप इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी दूरदृष्टि से देख रही थी, वो जब हटाने की मांग कर रही थी वो सही थी, आप और तमाम सेकुलर फोर्सेस गलत थे। नहीं, हम 370 के मामले में भाजपा की दूरदृष्टि की वकालत करेंगे ना, उनको कहेंगे कि वो सही नहीं थे। परिस्थितियों का तकाजा है कि सही वक्त पे सही डिसीजन लेना चाहिए। परिस्थितियां बदलेंगी तो चेंज होगा मामला, तो ये उसी का हिस्सा है। अच्छा, कुंभ बात को कर, कुंभ की घटना हाल में हुई, बड़ी दुखद हादसा हुआ है और कई लोगों की 30 लोगों की जान गई सरकार के मुताबिक। क्या लगता है आपको, ये जो इस तरह की एक तरह अच्छा सब चल रहा था आयोजन, और इस तरह की जो घटना हुई, तो इसके पीछे क्या कमजोरी रही होगी? कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी जिस वजह से घटना हुई। जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो अखबारों की रिपोर्ट आ रही है, जो पर्सनल जानकारी भी है, इस तरह की जो मामले होते हैं जहाँ पे स्टैंपिंग होती है, इस तरीके की क्राउड होता है, बहुत बड़ा क्राउड होता है, और उस क्राउड में इस तरह की घटनाएं होने से दुखद आते हैं। लेकिन जो प्रथम दृष्टिया लग रहा है, जो इन लोगों ने पंटोन पुल वगैरह बनाए, उसको बड़ा भव्य आयोजन जो किया है, उसमें कहीं ना कहीं वीआईपी कल्चर थोड़ा सा ज्यादा घुस गया। वीआईपी मूवमेंट आज सुप्रीम कोर्ट में भी था मामला, जी, उसमें भी यही बात सामने आई। तो वीआईपी मूवमेंट की वजह से क्या हुआ कि पर्टिकुलर एरिया में क्राउड ज्यादा हो गया। हम अभी तक तो ये जानकारी है, बाकी तो इन्वेस्टिगेशन में चीजें आएंगी, जुडिशियल बनाई दिया, उसकी रिपोर्ट आएगी। लेकिन ये दुखद है, दुखद नहीं है बल्कि नहीं, निश्चित रूप से दुखद हो क्या, बहुत ही गलत है। और जो लोग जिनके परिवारों का नुकसान हुआ है, उनके प्रति संवेदनाएं हम सबकी हैं, होनी भी चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि इस तरह की घटनाओं से हमारे भारत में, आप देखिए, क्राउड मैनेजमेंट की बड़ी समस्या, मेलों में, मंदिरों में, तीर्थ स्थलों में, जहाँ भी भीड़ इकट्ठा होती है, लाखों में, हजारों में, वहाँ अक्सर इस तरह घटनाएं घट जाती हैं। तो कहीं ना कहीं कोई सबक हम नहीं लेते हैं, लगता है, इस तरह की घटनाओं से, ताकि आगे ऐसी घटनाएं न घटे। नहीं लेते, सबक नहीं ले पाते, इसमें कोई सच्चाई छुपानी नहीं। कुंभ में भी पहले भी हुआ है, हादसे हुए, पहले भी हो चुका है। हाँ, मेलों में होते हैं, छोटे मोटे मेलों में भी होते हैं। हाँ। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो एक पूरे भारतवर्ष के लिए गाइडलाइंस बने, और गाइडलाइंस ना बने, लागू करें, उसको लागू करें, एक पूरा एडवाइजरी हो, हर चीज के ऐसे होगा, ऐसे होगा, है किताबों में सारी चीजें, लेकिन लागू नहीं हो रही, उसकी वजह से ये दिक्कत है। लेकिन इससे सबक है। जैसे इसी कुंभ के संदर्भ में चर्चा हो रही थी, तो इलाहाबाद के पूर्व एसएसपी हैं बीएन राय साहब, वो आईपीएस रहे, डीजी भी रहे, वो एसएसपी थे 89 में जब कुंभ हुआ था, और एनडी तिवारी जी उसमें मुख्यमंत्री थे। तो उस वक्त वीआईपीज़ का बहुत प्रेशर था उनके ऊपर कि प्रोटोकॉल, पास, सुरक्षा। तो उन्होंने सीएम से बात की, तो सीएम ने कहा कि भाई आप किसी को वीआईपी प्रोटोकॉल मत दीजिए, एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, जो 2-4 जो डेजिग्नेटेड लोग हैं। और बाकायदा एडवाइजरी जारी हो गई कि
कोई भी व्यक्ति, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मंत्री हो, वो जाएगा अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जाएगा, बिना प्रोटोकॉल के, बिना उसके। तो इस तरह की व्यवस्था ऐसे आयोजनों पे होनी चाहिए ताकि प्रशासन और ये उनको कम से कम क्राउड मैनेजमेंट का और जनता का ध्यान रखने का समय तो आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन हमारे और आपके सहमत होने से क्या हो जाएगा? करना काम सरकारों को। योगी जी ने सबक लिया इसी बात से और कैंसिल कर दी सारे वीआईपी पास। यही काम हाँ, ये पहले हो जाता तो ये जाने नहीं जाती ना। तो वो हमारे यहाँ वीआईपी का, अब देखिए ना भाई, ठीक है, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, स्पीकर हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, जो ये राज्यपाल हैं, इनकी सुरक्षा व्यवस्था हो, समझ में आता है और उसमें किसी को एतराज नहीं। लेकिन हर व्यक्ति वीआईपी, कोई सेलिब्रिटी है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बड़ा अफसर है, उसके जानने वाले, उसके रिश्तेदार, कोई विधायक, कोई सांसद, मतलब ऐसे जिसको देखो वही वीआईपी। तो 2 कारण और ऐड कर लो। एक तो पब्लिक इस बात ज्यादा गई है, 7 करोड़ पर 10 करोड़ गए हैं, और दूसरा इन लोगों ने क्या किया है, जो सरकारी इंतजाम जो हुए उसमें कॉमर्शियल एंगल भी आ गया है जी। वो कॉमर्शियल एंगल से क्या हुआ, ये क्या बीकानेर वाला भी खुल गया, हाँ, हल्दीराम भी खुल गया और 5 स्टार टेंट लग गए, वो जगह ज्यादा चली गई उन क्षेत्रों। हाँ। तो ऐसे स्थानों पे, ऐसे आयोजनों पे कॉमर्शियल एंगल को परे रखना चाहिए। हाँ, इनको हम हमारा ये सुविधाएं दो। हाँ, वो 5 स्टार सुविधाएं क्यों दोगे भाई? अगर 5 स्टार वाला आदमी है, तीर्थ स्थान है, वो भी भावनाएं आनी चाहिए। वो जो हमारी, कब तक चलेगी ये सरकार एनडीए की? पूरी कार्यकाल पूरा करेगी भाई? जो हालात है उसके हिसाब से तो 5 साल पूरी चलेगी, और मोदी जी ने तो 2047 तक का विजन बना ही रखा। नहीं, वो तो विजन तो अच्छी बात है, किसी भी बड़े नेता को कम से कम 20-25 साल आगे की सोच रखनी चाहिए। कोई इंटरेस्टेड नहीं है पार्लियामेंट चुनाव में, कोई ना भी सोचेगा भी इस बात को, और ये सरकार चलेगी, मेरा मानना है। बिहार में क्या होगा? बिहार में चुनाव होंगे, चुनाव तो होंगे, चुनाव के बाद क्या होगा? नहीं, चुनाव के बाद की स्थिति अभी आकलन नहीं कर सकते, और उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत अब आ रही है, नीतीश जी की क्या पोजीशन बनेगी, इस पे भी अभी कुछ कहना संभव नहीं है। और नीतीश जी साथ रहेंगे, उनका स्वास्थ्य सही रहेगा, तो हम लोगों के साथ ही हम उनके नेतृत्व में चुनाव भी लड़ेंगे, और ऐसा मानना है कि एनडीए ज्यादा से ज्यादा सीटें भी जीतेगा। लेकिन अगर नीतीश जी के स्वास्थ्य को कुछ गड़बड़ होती है तो उस वक्त की पोजीशन अभी आकलन नहीं हो सकती। वाजपेयी जी, बहुत बहुत आपको का आभार, धन्यवाद। आपने समय निकाला, हमारे स्टूडियो आए और समय दिया। आगे भी भविष्य में आपसे चर्चा करते रहेंगे। ये थे ए के वाजपेयी जी, उनके साथ आज हमने तमाम सारे मुद्दों पर सवालात और जब उनके जवाब साझा किए। अगले हफ्ते इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।